हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग केवीएस पीआरटी 2024-2025, जिसमें हम लोग डेली 60 क्वेश्चन जो है वो आपकी पेडागोजी की प्रैक्टिस करते हैं और 20 क्वेश्चन जो है वो ईवीएस की करते हैं। एक प्लेलिस्ट बना दी है केवीएस पीआरटी 2024-2025 के नाम से। आप जाके पूरे वीडियोस वहां के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जो आज का पेपर है 28 फरवरी, आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है, जो कि 60 क्वेश्चन है आपके पेडागोजी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखिए, एक चीज बता दूं आपको, जो स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपकी एनसीईआरटी से ही कवर होंगे। मतलब 6-7 की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो तभी कर पाएंगे। तो ये तो सीडीपी का है। तो डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। जो विकास है हमारा, उसका केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है। उसका जो रिलेशन है केवल मात्रात्मक परिवर्तन से होता है। वहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड, मतलब वृद्धि और विकास जो एक साथ चलती हैं, मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं। थर्ड कह रहा है ग्रोथ रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस। जो हमारी वृद्धि है इसको हम गुणात्मक परिवर्तन ही कहते हैं। वहीं फोर्थ कह रहा है डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। बताओ, ये भी सही है। बताओ 41 का राइट आंसर बताइए भैया मेरे लाल। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चौथा ही हो जाएगा। डेवलपमेंट जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब पूरा जीवन पर्यंत हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसीलिए डेवलपमेंट क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, तो विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। आगे चलते हैं 42 पे। अप्रोक्सीमेट एज ऑफ इन्फेंसी एज इज। देखिए, इसमें पूछा है इस क्वेश्चन में कि जो शैशवावस्था, इन्फेंसी की जो एज होती है वो क्या होती है। बताओ। पहला कह रहा है फ्रॉम कंसेप्शन टू 3 इयर्स, बर्थ से, जन्म से लेकर 2 साल, 1 से 4 साल, 2 से 5 साल। बताओ। जो गर्भाधान होता है उससे 3 साल, जन्म से 2 वर्ष तक, 1 से 4 वर्ष तक, या 2 से 5 वर्ष तक। बताओ मेरे लाल कि जो इन्फेंसी का स्टेज होता है उसका ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है। बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बताओ। बिल्कुल, इसका राइट आंसर फ्रॉम बर्थ से 2 साल, मतलब जब तक बच्चा जन्म लेता है उसके 2 साल तक क्या होता है? ये होती है इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, आगे चलते हैं 43 पे। 43 क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग। चाइल्ड इज लर्निंग फिजियोलॉजिकली स्टेबिलिटी। बालक दैहिक अस्थायित्व सीख रहा है, मतलब फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी सीख रहा है बच्चा। बी कह रहा है चाइल्ड इज लर्निंग टू पे अटेंशन टूवर्ड्स थिंग्स, पर्सन एंड इवेंट्स। बच्चा जो है वो अटेंशन देने की कोशिश कर रहा है, अटेंशन सीख रहा है क्या? टूवर्ड्स किस चीज के लिए? पर्सन और इवेंट्स के लिए। सी कह रहा है चाइल्ड कैन इमिटेट द एक्शंस ऑफ अदर्स। बिल्कुल, बच्चा जो है वो इमिटेट करता है अदर्स के एक्शन को, जो दूसरे एक्शन करते हैं उसी को वो रिपीट करता है, दोहराता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट विच डेवलपमेंट स्टेज द चाइल्ड इज, मतलब बच्चा किस स्टेज पर है, डेवलपमेंट विकास के किस स्टेज पे है ये बताना है। इन्फेंसी पे है, अर्ली चाइल्डहुड पे है, लेटर चाइल्डहुड पे है, एडोलेसेंस पे है। बताओ। मतलब बच्चा क्या सीख रहा है? स्टेबिलिटी सीख रहा है। ठीक है, वहीं व्यक्तियों और घटनाओं की ओर ध्यान देना सीख रहा है। तीसरा कह रहा है कि मतलब दूसरों की कॉपी कर रहा है। तो बताइए, शैशवावस्था में है, आरंभिक बाल्यकाल में है, परिवर्ती काल में है, या किशोर अवस्था में? बताइए मेरे लाल। 43 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। क्या पहला ही हो जाएगा? बालक क्या शैशवावस्था। ठीक है, चलिए 44 पे चलते हैं। At which stage of development intellectual skills and concepts necessary for civic competence develop among individuals? बताओ। इंटेलेक्चुअल स्किल से आपको समझ में आना चाहिए चाइल्डहुड, एडल्टहुड, मिडिल चाइल्डहुड या एडोलेसेंस। बताओ। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि विकास की किस अवस्था में व्यक्तियों में नागरिक अभिक्षमता के लिए अपेक्षित व आवश्यक बुद्धि, कौशल और अवधारणाएं विकसित होती हैं? बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, मध्य बाल्यकाल में या किशोर अवस्था में? बताओ। किस अवस्था में व्यक्तियों में नागरिक अभिक्षमता के लिए अपेक्षित व आवश्यक बुद्धि, कौशल और अवधारणाएं विकसित होती हैं? बताओ। 44 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। क्या? किशोर अवस्था में
एडोलेसेंस में हमारे इंटेलेक्चुअल और जो हमें नीड होती है जो भी स्किल्स की वो हम सीखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 45 पे। इसमें कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट को आपको चूज करना है। पहला है एकोमोडेशन रेफर्स टू इजी एब्जॉर्प्शन, मतलब सामंजन का तात्पर्य सुगम अवशोषण से है। ठीक है, दूसरा कह रहा है एसिमिलेशन रेफर्स टू एनलार्जमेंट ऑफ थॉट प्रोसेस। एसिमिलेशन का मतलब होता है, आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि जो चिंतन प्रक्रिया का है, चिंतन प्रक्रिया क्या उसको इंक्रीज करना, एनलार्जमेंट करना। थर्ड है एकोमोडेशन एंड एडिमिलेशन आर सेम, जो एकोमोडेशन है एसिमिलेशन है ये दोनों सेम है। फोर्थ कह रहा है इक्विलिब्रियम रेफर्स टू बैलेंसिंग प्रोसेस। ये समझ देखिए, ये क्वेश्चन थियरी से पूछा गया है। ठीक है, साम्यता का तात्पर्य संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। बताइए जल्दी से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताइए बताइए। 45 का राइट आंसर, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द बैलेंसिंग प्रोसेस। ठीक है, आगे चलते हैं 46 पे। इन विच एज ग्रुप चिल्ड्रेन हैव कीन सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, मतलब किस आयु समूह में बालकों को सही या गलत भाव का क्या उनको उनको सेंस आ जाता है। बताओ कि ये सही है ये गलत है, बताओ। 5 से 8 साल में, 9 से 11 साल में, 12 से 14 साल में या 14 साल बाद, बताओ। मतलब वो कौन सी आयु है बच्चों की जिसमें बच्चे सेंस कर पाते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, बताओ। बिल्कुल, जब बच्चा 9 से 11 साल का होता है उसको सब पता चलने लगता है कि क्या सही है क्या गलत। ठीक है, वो सेंस करने लगता है। चलो 47 पे चलते हैं। In order to develop a strong sense of self-respect and sentiment of self-regard among children, what the teacher should not do, मतलब बालकों में आत्मसम्मान और आत्म भावना का प्रबल भाव विकसित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, पूछ रहा है। मतलब जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या सेल्फ रेस्पेक्ट और सेंटिमेंट को डेवलप करने के लिए उसको उसका विकास करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, बताओ। चिल्ड्रन मस्ट बी इनकरेज टू डू देयर वर्क इंडिपेंडेंटली, बच्चों को ऐसे खुले ही छोड़ देना चाहिए कि हाँ तुम अपना काम करो खुद। ठीक है, स्वतंत्र होकर। दूसरा कह रहा है चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन प्रॉपर लव एंड अफेक्शन कपल्ड विद एडिक्वेट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब जो बच्चे हैं उनको सुरक्षा का भाव विकसित करो, मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको फील कराओ, और उन्हें प्रॉपर मतलब जो प्यार और स्नेह आप दे रहे हैं वो सिक्योरिटी के साथ होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, थर्ड है चिल्ड्रंस फ्रीडम इज इन डे टू डे वर्क मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड, मतलब जो दैनिक कार्य में बालकों की स्वतंत्रता है वो प्रतिबंधित की जानी चाहिए। चौथा कह रहा है ड्यू रिस्पेक्ट मस्ट बी शोन फॉर द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड, बालक में व्यक्तिपरकता के भाव के प्रति सम्यक सम्मान दर्शाया जाना चाहिए। बताओ बताओ जल्दी से मेरे लाल, इसमें से कौन सा राइट आंसर सही है 47 का, बताओ। 47 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा थर्ड, क्या चिल्ड्रन फ्रीडम इन डे टू डे वर्क मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड। चलो 48 पे चलते हैं। Which one of the following is not a characteristics of a particular type of emotion, ये पूछ रहा है कि इनमें से क्या किसी विशेष प्रकार के संवेग इमोशंस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। It has its association with some basic instincts, मतलब इसका साहचर्य कतिपय, देखिए हिंदी कितनी टफ लिखी होती है, मूल प्रवृत्ति से होता है, मतलब ये इसका जो संबंध है इसका एसोसिएशन है एक बेसिक इंस्टिंक्ट से होता है। दूसरा कह रहा है इट एग्जिबिट्स इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग, ये भावनाओं की प्रबलता, जो हमारे इमोशंस है वो कितने ज़्यादा है कितना कम है उसकी प्रबलता को दिखाता है या प्रदर्शित करता है। तीसरा कह रहा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस, यह विशिष्ट दैहिक क्रियात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र होता है। चौथा कह रहा है इट इज एरोज्ड एज रिजल्ट ऑफ परसेप्शन, बिल्कुल यह प्रत्यक्षण के फलस्वरूप होता है कि हम परसेप्शन के रूप में होता है। बताओ बताओ इसका राइट आंसर 48 का, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, क्या इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, मतलब जो भी दैहिक परिवर्तन क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं यह विशिष्ट दैहिक क्रियात्मक परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं। चलिए आगे चलते हैं 49 में। मोहन इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ अ पीयर ग्रुप, अपने पीयर ग्रुप का मोहन जो है वो एक्टिव मेंबर है। एंड हैज डेवलप्ड एन एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स इंडिफरेंस टुवर्ड्स फैमिली मेंबर्स,
इट इज एन आउटकम ऑफ। मोहन किसी समकक्षी समूह का सदस्य है और परिवार के सदस्यों के प्रति उसमें उदासीनता की अभिवृत्ति और व्यवहार विकसित हो गया है। मतलब बच्चे के उदास रहता अपनी फैमिली के सदस्यों से, तो इनमें किसका परिणाम है, इनमें से किसका परिणाम है बताओ? गैंग इन्फ्लुएंस का, फैमिली निग्लेक्ट का, प्राइमरी सोशलाइजेशन का या सेकेंडरी सोशलाइजेशन का बताओ? गैंग का प्रभाव, परिवार का उद्देश्य या अपेक्षा, प्राथमिक समाजीकरण या द्वितीयक समाजीकरण बताओ? 49 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? बायोलॉजिकली लाइफ बिगिंस एट बर्थ, मतलब बायोलॉजिकली रूप से, जैविक दृष्टि से हमारा जीवन जो है वो जन्म के समय से आरंभ होता है। लीगली लाइफ बिगिंस एट कॉन्सेप्शन, मतलब जो अगर कानूनी तौर पे देखेंगे तो जीवन का जो शुभारंभ होता है गर्भाधान से ही हो जाता है। सी कह रहा है बायोलॉजिकली लाइफ बिगिंस एट कंसेप्शन, मतलब जैविक दृष्टि से जो जीवन है हमारा गर्भाधान से ही स्टार्ट हो जाता है। डी कह रहा है लीगली लाइफ बिगिंस एट बर्थ, मतलब अगर कानूनी तौर पे जो हमारे जीवन का शुभारंभ है वो जन्म के समय से होता है। बताओ बताओ कौन सा सही है? बताओ 50 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल 50 का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्या थर्ड हो जाएगा? मतलब सी और डी, जैविक दृष्टि से जीवन गर्भाधान के समय से आरंभ हो जाता है, और डी डी कहता है विधितः जीवन का शुभारंभ जन्म से समय से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी को लेकर कौन सा इसमें से सही नहीं है, मतलब सृजनशील बालक के बारे में क्या नहीं सही है? क्रिएटिव थिंकिंग कैन नॉट बी अ क्लोज थिंकिंग। बिल्कुल, अगर आप क्रिएटिविटी है अंदर, आपके क्रिएटिव थॉट्स हैं आपके अंदर, तो इसका क्या एक क्लोज थिंकिंग नहीं हो सकती, मतलब एक बंद उसमें नहीं हो सकता इसकी है। दूसरा, क्रिएटिविटी इज नॉट यूनिवर्सल, क्रिएटिविटी जो है ये क्या सार्वभौमिक नहीं होती है। थर्ड, क्रिएटिव एक्सप्रेशन इज अ सोर्स ऑफ जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है ये क्या क्या जॉय और सेटिस्फैक्शन का एक सोर्स है। फोर्थ है, क्रिएटिव एबिलिटीज आर कैपेबल ऑफ बीइंग नॉरिश्ड एंड नर्चर्ड, मतलब जो हमारे अंदर क्रिएटिव एबिलिटीज हैं ये क्या पोषित और मतलब नॉरिश और नर्चर की जा सकती हैं। ठीक है, बताओ कौन सा सही है इसमें? 51 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर, क्रिएटिव इज नॉट यूनिवर्सल, क्रिएटिविटी सबके अंदर नहीं होती, सार्वभौमिक नहीं होता भाई, क्रिएटिविटी सबके अंदर नहीं होती, होती है लेकिन मतलब ये यूनिवर्सल नहीं, ठीक, सार्वभौमिक नहीं है। चलो 52 पे चलते हैं। Which one of the following do you think is among the ideas of democratic society? आपके दृष्टि में निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक समाज का आदर्श है? मतलब इसमें से क्या आइडियल्स हो सकता है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए? बताओ। पावरफुल लीडरशिप होना चाहिए, शक्तिशाली नेतृत्व होना चाहिए, ओबेडिएंट फेलोशिप मतलब आज्ञाकारी होना चाहिए, जो आज्ञाकारी फेलोशिप हो, रिस्पेक्ट फॉर एनलाइटेंड इंडिविजुअल मतलब प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ प्रति सम्मान रखें, बड़े लोगों के साथ। फोर्थ है बिलीफ इन द ओपिनियन ऑफ द लीडर मतलब नेता के मत पर विश्वास रखें। बताओ 52 का राइट आंसर बताओ। 52 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्या? रेस्पेक्ट फॉर एनलाइटेंड इंडिविजुअल, हमारे जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, उनका आदर और सम्मान करना चाहिए हमें। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए क्या एक आइडिया हो सकता है। चलिए 53 पे चलते हैं। Which of the following cannot be a test to measure intellectual ability of a learner? मतलब इनमें से कौन सी अधिगमकर्ता की जो बौद्धिक योग्यता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, उसको मापन का परीक्षण नहीं हो सकता? बताओ। न्यू लर्निंग एंड यूज ऑफ पास्ट लर्निंग मतलब जो नई चीजें सीख रहा है, ठीक है, नया सीखा उसने, और जो पास्ट लर्निंग है उसके प्रयोग से। दूसरा, मीटिंग द डिमांड्स ऑफ सिचुएशन मतलब जो भी परिस्थिति है उसके मांगों को पूरा कर रहा है। थर्ड, मेकिंग साउंड एथिकल जजमेंट एंड मोरल डिसीजंस मतलब क्या है इसका मतलब है ठोस नीतिगत निर्णय करना और नैतिक निर्णय ले पा रहा है। चौथा है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटेड बाय हर हिम मतलब उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उन समस्याओं का समाधान कर रहा है। बताओ बताओ 53 का राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। क्या? फोर्थ हो जाएगा। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटेड बाय हर हिम, तो ये क्या है बच्चे का, ये एक मीजर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को मीजर करने का एक मापन नहीं हो सकता। ठीक है, एक परीक्षण नहीं हो सकता। 54 पे चलते हैं।
गुड स्कूल्स शुड बी कंसर्न विथ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विच मेनली इंक्लूड्स एक्विजिशन ऑफ, मतलब उत्तम स्कूल जो अच्छे स्कूल हैं भैया, उनके बालकों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित में से किसका अर्जन शामिल है, बताओ। स्किल्स रिक्वायर्ड बाय हेल्दी पर्सन, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के लिए मतलब स्किल्स रिक्वायर होती हैं। दूसरा, स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द नेशन, राष्ट्र के लिए जो अपेक्षित कौशल है, मतलब देश के लिए, राष्ट्र के लिए। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नॉलेज होना, या लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल, बताओ। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तम जो अच्छे स्कूल हैं को, अच्छे स्कूलों को बालकों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, जिनमें मतलब मतलब अच्छे स्कूल जो होते हैं वो बालकों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, जिनमें से क्या इसके अंतर्गत शामिल है, क्या अर्जन करें आप, बताओ, तब अच्छा होगा, बताओ। बताओ जल्दी से। 54 का राइट आंसर, बिल्कुल 54 का राइट आंसर 4 है, लाइफ स्किल। ठीक है, लाइफ स्किल्स ही तो सीखते हैं हम लोग। चलो 55 पे चलते हैं। गरिमा एक स्टूडेंट है, गरिमा नामक छात्रा है, अन्य व्यक्तियों को नकल करने लगती है, नकल करती है। ठीक है, रुकिए इसको बीच में कर लेते हैं। और क्या करती है, एंड इमिटेट अदर्स एंड रिमेंबर्स इवेंट्स एंड मूव्स फ्रॉम रिफ्लेक्ट एक्शंस टू इंटेंशनल एक्टिविटी, मतलब वो प्रतिबद्ध क्रियाओं से लेकर जानबूझकर किए जाने वाले कृत्य तक क्रियाएं और संचलन को स्मरण रखती है। तो बताएं कि पियाजे के विकास चरण के अनुसार वह संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है, बताइए। देखिए पहली चीज, इमिटेट अदर्स, अदर्स दूसरे को कॉपी कर रही है या रिपीट कर रही है, और जो उसके पास्ट या रिफ्लेक्स एक्शन जो हैं वो उनको याद रखती है वो। ठीक है, तो बताओ, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, बताओ। 55 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल 55 का राइट आंसर पहला हो जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी प्रेरक अवस्था। चलिए 56 पे चलते हैं। द लाइफ सेंटर्ड अप्रोच टू कुरिकुलम डेवलपमेंट इग्नोर्स द प्रिंसिपल ऑफ, जो पाठ्यचर्या के निर्माण में जीवन केंद्रित उपागम बहस के सिद्धांत की अपेक्षा करता है। मतलब जो लाइफ सेंटर्ड अप्रोच है कुरिकुलम का, ये कुरिकुलम डेवलपमेंट का, वो इग्नोर करता है किस प्रिंसिपल को, लर्निंग टू नो, मतलब जानने के लिए अधिगम, लर्निंग टू डू, करने के लिए अधिगम, लर्निंग टू लिव टुगेदर, साथ रहने के लिए अधिगम, या लर्निंग टू सॉल्व प्रॉब्लम, बताओ। बताओ जल्दी से। 56 का राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, क्या, लर्निंग टू सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब पाठचर्चा निर्माण के लिए में जीवन केंद्रित उपागम समस्या समाधान के लिए अधिगम के सिद्धांत की अपेक्षा करता है। ठीक है, आगे चलते हैं 57 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, इनमें से कौन सा एक अधिगम के लिए, आकलन के लिए का एक उदाहरण है, बताओ। असेसमेंट ऑफ होमवर्क, गृह कार्य आकलन, एनसी टोटल रिकॉर्ड्स, उपाख्यानात्मक अभिलेख, थर्ड है स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, छात्रवृत्ति परीक्षा, चौथा है एनुअल एग्जामिनेशन, बताओ। एनुअल एग्जामिनेशन, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है भैया असेसमेंट फॉर लर्निंग, बताओ। 57 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, क्या, पहला ही हो जाएगा, असेसमेंट ऑफ होमवर्क। ठीक है, आगे चलते हैं 58 पे चलते हैं। 58 क्या कह रहा है मेरे लाल, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग वाज ब्रॉट विथ व्यू टू, मतलब अधिकतम अधिगम का जो न्यूनतम स्तर है किस नजरिए से लाया गया था, बताओ। इंप्रूव टीचर ट्रेनिंग, टीचर की ट्रेनिंग को इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लर्निंग, क्वालिटी ऑफ लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूविंग क्लासरूम इन्वायरमेंट, क्लासरूम इन्वायरमेंट को इंप्रूव करने के लिए, या इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन स्कूल, या स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, बताओ। बताओ जल्दी से। 58 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। ठीक है, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। चलो, which one of the following is not a role of teacher in experiential learning, इनमें से एक अनुभवात्मक अधिगम में अध्यापक की भूमिका इनमें से कौन सी नहीं है, बताना है। अप्रोचिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन पॉजिटिव एंड नॉन डोमिनेटिंग वे, मतलब सकारात्मक गैर प्रधानता तरीके से अधिगम अनुभव तक पहुंचाना, अधिगम अनुभव तक पहुंचना। दूसरा है हेल्पिंग स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई एंड एक्सपीरियंस इन विच दे आर पर्सनली कमिटेड, मतलब विद्यार्थियों को उस अनुभव की पहचान करने में सहायता करना जिसके प्रति क्या वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध हैं। तीसरा,
आस्किंग स्टूडेंट्स टू लुक फॉर रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल रिसोर्सेज देमसेल्व्स। और चौथा कह रहा है कि फाइंडिंग अ सेंस ऑफ बैलेंस बिटवीन द एकेडमिक एंड नर्चरिंग एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग। मतलब विद्यार्थियों को स्वयं प्रासंगिक और अर्थपूर्ण संसाधन ढूंढने के लिए कहना, शिक्षण के शैक्षणिक और प्रोत्साहन देने वाले पहलुओं के बीच एक संतुलन की भावना का पता लगाना। बताओ इसमें से एक्सपीरियंशियल लर्निंग टीचर की जो रोल क्या नहीं है, बताओ बताओ जल्दी से। 59 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। आस्किंग स्टूडेंट टू लुक फॉर रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल रिसोर्सेज देमसेल्व्स। 60 एन इफेक्टिव टीचर इज, एक प्रभावी अध्यापक कैसा होना चाहिए बताओ। मैनेजर भी होना चाहिए, ठीक है बताओ। क्या अपनी कक्षा के एक अच्छी तरह संभाल सके, मैनेज कर सके, अपने विषय को भली भांति जानता हो, मतलब अपने जो सब्जेक्ट के हैं उसके पास नॉलेज हो। थर्ड, फैसिलिटेट्स होना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करे। फोर्थ है केयर्स फॉर हर हिज स्टूडेंट्स, मतलब अपने विद्यार्थियों के प्रति ध्यान रखता हो। बताओ इफेक्टिव टीचर कैसा होना चाहिए, बताओ जल्दी से बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। फैसिलिटेट्स हर स्टूडेंट टू लर्न ऑन देयर ऑन, ठीक है, विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करता है। चलो बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट स्ट्रेटेजी एम्प्लॉयड इन कंस्ट्रक्टिविज्म। संरचनावाद में निम्नलिखित में से किस आकलन कार्यनीति को नहीं अपनाया जाता है, बताओ। ओरल डिस्कशन में, माइंड मैपिंग में, यूनिट टेस्ट में, या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज में। बताओ कि जो असेसमेंट है स्ट्रेटेजी वो कंस्ट्रक्टिविज्म में एम्प्लॉयड नहीं की जाती, बताओ अपनाया नहीं जाता। 62 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, यूनिट टेस्ट, ठीक है, क्या इकाई परीक्षण। चलिए 62 में चलते हैं। पूछ रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है। मूल्यांकन के दिए गए परिदृश्य को परिणाम बताने की एक प्रक्रिया है, मतलब इवोल्यूशन एक प्रोसेस है कि क्वांटिफाई करता है किसको, किसी फिनोमेनन को, ठीक है। इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन रिलेटेड टू अ नोन ऑब्जेक्टिव, मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, एक इवोल्यूशन एक प्रोसेस है ताकि हम वहां से इंफॉर्मेशन ले सकें। थर्ड, evaluation refers to value judgment made on a phenomenon based on both qualitative and quantitative information। मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों जानकारियों पर विचार करके क्या हमें निर्णय लेने पर अग्रसर करता है। चौथा, evaluation is a process of an adding grades based on certain test। मूल्यांकन भाई एक प्रोसेस है जिसमें हम ग्रेड ऐड करते हैं बच्चों को एक सर्टेन टेस्ट पर। बताओ बताओ कौन सा राइट आंसर सही है। 62 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। मूल्यांकन क्या है, एक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों जानकारियों पर विचार करता है, ठीक है, विचार करके हम किसी परिदृश्य पर मूल्यांकन क्या, मतलब हम जजमेंट कर पाए, ठीक है, निर्णय ले पाए। चलिए 63 पे। Which restrictions will be no avail in converting essay type into a restricted response items, मतलब कौन से प्रतिबंध का निबंधात्मक प्रश्नों को एक सीमित उत्तर वाले प्रश्नों में बदलने का कोई लाभ नहीं होगा, बताओ। Which restrictions will be no avail in converting essay type into a restricted response item, बताओ। Length of response, content of response, ड्यूरेशन ऑफ रेस्पॉन्स या ग्रेविटी ऑफ रेस्पॉन्स, बताओ। उत्तर की लंबाई, उत्तर की विषय वस्तु, या उत्तर की अवधि कितनी है, समय कितना है, उत्तर की गंभीरता क्या है, बताओ। सिक्सटी फोर का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, क्या ड्यूरेशन ऑफ रेस्पॉन्स, उत्तर की जो अवधि है ये क्या कन्वर्टिंग एसे टाइप इनटू रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स आइटम्स, मतलब एक सीमित उत्तर वाले प्रश्नों को बदलने का कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। निबंधात्मक एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, और उसको एक सीमित उत्तर वाले प्रश्नों में बदलने का कोई लाभ नहीं होगा, तो वो है उत्तर की अवधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल थिंग्स टू बी बॉर्न इन माइंड वाइल फॉर्मिंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब छात्रों को एक समूह बनाते समय निम्नलिखित में से किस अनिवार्य बात का ध्यान रखना चाहिए, बताइए।
पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट इवोल्यूशन, तत्काल मूल्यांकन की संभावना जहां पे हो, पॉसिबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच, व्यवस्थित उपागम की संभावना, थर्ड है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री इंटरेक्शन, मतलब मुक्त पारस्परिक क्रिया की संभावना, चौथा है पॉसिबिलिटी ऑफ इक्वल पार्टिसिपेशन, समान सहभागिता की संभावना। बताओ बताओ जल्दी से 64 का। 64 का राइट आंसर आपका थर्ड हो गया, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री इंटरेक्शन, मुक्त पारस्परिक क्रिया की संभावना। चलिए 65 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट कंटेन्ड इन द यूनिट प्लान, मतलब यूनिट प्लान में कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं रहती, बताओ। मेजर एंड माइनर कॉन्सेप्ट डील विथ यूनिट, मतलब इकाई में शामिल बड़ी और छोटी जो कॉन्सेप्ट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स रिक्वायर्ड सब यूनिट वाइज टू टीच द यूनिट, मतलब इकाई किसी भी यूनिट को पढ़ाने के लिए जो यूनिट वाइज जो पीरियड अलॉट किए जाते हैं उनकी कुल संख्या। थर्ड द मेथड एंड स्ट्रेटजीज टू बी यूज टू सब यूनिट वाइज, उप इकाई वार प्रयोग की जाने वाली विधि और कार्यनीति या यूनिट टेस्ट। बताओ इकाई परीक्षण। बताओ 65 का राइट आंसर, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, यूनिट टेस्ट। ठीक है, ये यूनिट प्लान में नहीं रहता। चलो 66 पे चलते हैं। विच वन इज नॉट अ बेसिक क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव एक्टिव स्टूडेंट, मतलब एक एक्टिव स्टूडेंट की बेसिक क्वालिटी क्या नहीं है, बताओ। आस्किंग प्रॉब्लम क्वेश्चंस, अन्वेषी प्रश्न पूछना, डेवलपिंग आइडियाज एंड क्वेश्चंस इन देयर माइंड बिफोर स्पीकिंग, बिना बोलने से पहले अपने दिमाग में क्वेश्चन का जवाब खोजना या क्वेश्चन पूछना, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ऑल एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है वो, फ्रिक्वेंटली वॉलंटियरिंग टू कंट्रीब्यूट, बार बार स्वेच्छा से योगदान देने के लिए कहना। बताओ 66 का राइट आंसर बताओ, बिल्कुल इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। क्या सेकंड, डेवलपिंग आइडियाज एंड क्वेश्चंस इन देयर माइंड बिफोर स्पीकिंग। ठीक, चलिए 67 पे चलते हैं। एक अध्यापक खराब, संतोषजनक, औसत, बहुत अच्छा और उत्कृष्ट जैसे गुणात्मक शब्दों में विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन का विश्लेषण कर रहा है, वह किस उपकरण का प्रयोग कर रहा है, बताओ। एक टीचर है इज एनालाइजिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन क्वालिटेटिव टर्म्स एज पुअर, सेटिस्फैक्टरी, वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट, विच टूल सी ही माइट बी यूजिंग। एक टीचर है कि बच्चों का परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए जैसे पुअर, सेटिस्फैक्टरी, वेरी गुड, गुड ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है, तो क्यों, बताओ कौन सा टूल यूज कर रहा है। चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, क्वेश्चनर, पोर्टफोलियो। बताओ बताओ जल्दी से, बिल्कुल 67 का राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। क्या, रेटिंग स्केल। आगे चलते हैं। अबाउट मोनोग्रोड टीचिंग सिचुएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब एकल कक्षी शिक्षण स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताओ। देयर इज हाई कोऑपरेशन अमंग चिल्ड्रन, विद्यार्थियों में अधिक सहयोग होता है। द सिचुएशन इज मोस्टली इनफॉर्मल, टीचर डोमिनेशन इज लीस्ट, मतलब अध्यापक का प्रभुत्व कम होता है। वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन इज लिमिटेड विद इन देयर ग्रुप, विद्यार्थियों के अनुभवों की विविधता उनके समूह के भीतर सीमित होती है। बताओ बताओ 68 का राइट आंसर, बिल्कुल 68 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फोर्थ। वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन इज लिमिटेड विद इन देयर ग्रुप। ठीक है, 69 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नहीं सही है, बताओ। सेल्फ असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन लर्निंग, जो सेल्फ असेसमेंट है बच्चों का वो खुद को सीखने में, अधिगम करने में, प्रकाश डालने में सहायता करता है, मतलब स्व आकलन छात्रों को उनको स्वयं के अधिगम पर प्रकाश डालने में सहायता करता है। दूसरा है सेल्फ असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट डेवलप स्किल इन मेटा कॉग्निशन, मतलब स्व आकलन छात्रों की सह संज्ञान में कौशल विकसित करने में सहायता करता है। तीसरा है सेल्फ असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट टू कंसोलिडेट देयर लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन, स्व आकलन छात्रों की पारस्परिक क्रिया के माध्यम से अपने अधिगम को सुदृढ़ बनाने में मदद करता है। चौथा है सेल्फ असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट टू बिकम इंडिपेंडेंट, स्व आकलन छात्रों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करता है। बताओ बताओ इसमें से कौन सा है सेल्फ असेसमेंट के बारे में। ये सारी चीज़ें अभी तो नहीं समझ में आएगी, जब पढ़ाऊंगा मैं इसको अच्छे से, एक एक कॉन्सेप्ट भी सब समझाऊंगा। सेल्फ असेसमेंट क्या है, ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है,
ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, परेशान मत होइए, अभी थोड़ा सा बस ऐसे इस क्वेश्चन को देखते चलिए, यहाँ से आइडिया बस लेना है कि क्या टॉपिक पूछ रहा है, सेल्फ असेसमेंट भी पूछता है। ठीक, चलिए 69 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्या? सेल्फ असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट टू कंसोलिडेट देयर लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन। चलिए 70 पे चलते हैं। यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनोखी पोशाक पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे, बताओ? उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, मेक जोक, उसका मजाक बनाएंगे, काउंसलर उसका काउंसल करेंगे कि आपने इस स्कूल के स्थान पर ऐसा क्यों पहन के आए आप, आस्क द स्टूडेंट नॉट टू अटेंड द क्लास, बच्चों को कहेंगे नहीं कक्षा में मत आओ, तो बताओ कोई बच्चा एक अचानक से स्कूल ड्रेस ना पहन के अपने एक अनोखी पोशाक पहन के चला आया, बताओ? 70 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्या? थर्ड, काउंसल करेंगे कि भैया ये तुम क्यों पहन के आए मेरे लल्ला, मेरा बच्चा। चलिए आगे चलते हैं 71 पे। नॉर्मली इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू, समावेशी शिक्षा क्या है, बताओ? गर्ल स्टूडेंट, एडल्ट एजुकेशन, दिव्यांगजन स्टूडेंट्स या माइनॉरिटीज एजुकेशन, बताओ? बिल्कुल इसका राइट आंसर तो थर्ड हो जाएगा। क्या थर्ड हो जाएगा? दिव्यांगजन स्टूडेंट, ऐसी कक्षा जिसमें दिव्यांग बालक भी पढ़े, मंदबुद्धि बालक भी पढ़े, ये क्या हो जाएगा? इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाएगा। चलिए, व्हाट इज मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, बताइए? फिजिकल वेलबींग, ये क्वेश्चन सब रिपीटेड है। मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग, कॉग्निटिव बिहेवियरल एंड इमोशनल वेलबींग, बिल्कुल ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। संज्ञानात्मक, व्यवहारगत और संवेगात्मक रूप में स्वस्थ होना क्या कहलाता है? मेंटल हेल्थ कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 73 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेंटल इलनेस, कौन सी मानसिक रोग से संबंधित है, बताएं निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रोग से संबंधित है? रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी। क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन रिपीटेड है। इनमें से कौन सा मेंटल रिलेटेड, मेंटल इलनेस है, बताओ? बताओ बताओ बताओ। 73 का राइट आंसर बिल्कुल क्या है? कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी। ये क्या है? कॉग्निटिव मतलब संज्ञान, संज्ञान मतलब दिमाग, दिमाग मतलब मेंटल।